हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये टॉपिक आपका सिक्योरिटी रिलेटेड है, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के बारे में। ये टॉपिक मैं स्टार्ट करूं उससे पहले जो बात हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है वो है कि क्या डेटा संरक्षण के मुख्य सिद्धांत हैं, क्या क्या प्रिंसिपल है जो कि गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए जब हमारे और आपका जो डाटा होता है, चाहे आप वो गवर्नमेंट रिलेटेड डाटा हो जो हम गवर्नमेंट को देते हो, या प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट एप्लीकेशंस हो जैसे गूगल हो गया या अमेजॉन हो गया, इनको जो डाटा देते हैं उनके बारे में क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। पहले तो है आपका प्रौद्योगिकी स्वतंत्रता, यानी टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिसिज्म। देखिए, जो लॉ है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि जो भी चेंजिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं या स्टैंडर्ड्स हैं उससे वो कंप्लायंट हो। जो भी डाटा प्रोटेक्शन लॉ हो वो हर तरह की टेक्नोलॉजी और अप्लायंसेस के लिए इक्वली इफ़ेक्टिव हो, पहली बात। दूसरा, हॉलिस्टिक एप्लीकेशन। हॉलिस्टिक एप्लीकेशन मतलब कि डाटा जो हम जनरेट करते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट या प्राइवेट नहीं होता, दोनों रिलेटेड होता है, तो ज़रूरत है कि हॉलिस्टिकली उसको अप्लाई किया जाए। तीसरा, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब कि जो भी डाटा हमारा कलेक्ट किया जा रहा हो वो हमें पता हो कि ये डाटा हमारा कलेक्ट किया जा रहा है, जो हम खरीद रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम डाटा किसी जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें पता हो कि ये स्टोर किया जाएगा और इसे यूज़ किया जाएगा, तो ज़रूरी है कि हमें इन्फॉर्म किया जाए। नेक्स्ट है डाटा मिनिमाइजेशन, मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि जो डाटा ज़रूरत नहीं भी है कलेक्ट करने को वो भी कलेक्ट किया जाता है, जो कि गलत है। बिना हमारे कंसेंट के ऐसे भी डाटा कलेक्ट किए जाते हैं जो कि बिना ज़रूरत का है, उसका कोई यूज़ नहीं है जिस कलेक्ट करने में। मतलब कि हो सकता है कहीं आप कुछ काम कर रहे हो, कहीं पे कुछ डाटा दे रहे हो और कुछ ऐसा भी डाटा वो जैसे गूगल है वो कलेक्ट कर रहा हो जो कि ज़रूरत नहीं है गूगल को। नेक्स्ट है कंट्रोलर अकाउंटेबिलिटी। कंट्रोलर अकाउंटेबिलिटी मतलब कि जो डाटा कलेक्ट कर रहा है उसकी कुछ अकाउंटेबिलिटी है उस डाटा रिलेटेड, मतलब कि वो सिक्योर रहना चाहिए, किस तरह से प्रोसेस किया जाएगा उसके बारे में अकाउंटेबिलिटी। तो आपका डाटा अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर्ड इन्फोर्समेंट। जो आप स्ट्रक्चर्ड इन्फोर्समेंट यानी संरचनात्मक परिवर्तन, इसके बारे में बात करते हो तो बात है कि इन्फोर्समेंट मस्ट बी अ हाई पावर्ड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी विद सफिशिएंट कैपेसिटी। मतलब कि जो भी रेगुलेटरी बॉडी इसको कंट्रोल कर रही हो, रेगुलेट कर रही हो, उसके पास एक तो इतना पावर होना चाहिए कि वो रेगुलेट कर सके और साथ में उस पोजीशन में हो सके कि वो कर पाए। नेक्स्ट है आपका डिटरेंट पेनल्टीज, मतलब कि अगर कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड ही कोई बॉडी है, कहीं पे कुछ गलती हो, कहीं पे कुछ इलीगल काम किया गया हो, कहीं पे इलीगली स्टोर किया गया हो डाटा, तो जो पनिशमेंट है या जो पेनल्टी है वो सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि वो उस तरह की गलती वापस ना हो। तो आपका निवारक दंड में यही आता है। तो हमने समझा प्रौद्योगिकी स्वतंत्रता पहला। दूसरा, समग्र रूप से लागू किया जाना, मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों। तीसरा, सूचित सहमति, मतलब कि आपका कंसेंट लेना होगा। नेक्स्ट है डेटा अल्पीकरण, उसके बाद नियंत्रण का उत्तरदायित्व, फिर संरचनात्मक परिवर्तन और लास्टली निवारक दंड। तो इस तरह से हमने समझा कि क्या क्या प्रिंसिपल हैं जिसके ऊपर डाटा प्रोटेक्शन या आपको करना चाहिए आपका जो भी पर्सनल डाटा है। अब समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने फाइनलाइज किया है और द डाटा पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019। जब हम पर्सनल या नॉन पर्सनल डाटा के बीच में बात करते हैं तो एक कन्फ्यूज़न भी हो सकती है कि क्या पर्सनल है और क्या नॉन पर्सनल है। तो डाटा जो है उसको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। पर्सनल डाटा जो होता है वो बेसिकली रिलेट करता है आपके कैरेक्टरिस्टिक, ट्रेट या एट्रीब्यूट्स जो कि किसी एक इंडिविजुअल से रिलेट करता हो, मतलब कि आपके जो ट्रेड्स हो, कैरेक्टरिस्टिक हो उनसे। जबकि नॉन पर्सनल डाटा जो है वो इंक्लूड करता है एग्रीगेट डाटा थ्रू विच इंडिविजुअल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। मतलब कि नॉन पर्सनल डाटा से ये नहीं आइडेंटिफाई किया जा सकेगा कि ये आपके बारे में है या आपके फ्रेंड के बारे में है या किसी और इंडिविजुअल के बारे में है। तो पर्सनल और नॉन पर्सनल डाटा का ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ जैसे कि आपका जो लोकेशन है कि आप कहाँ रहते हो, आप दिल्ली में हो, आप कहीं हैदराबाद में हो, गुवाहाटी में हो, जहाँ भी हो, तो आपका लोकेशन
जो है वो पर्सनल डाटा है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन डिराइव किया जाएगा, जो कि मतलब कि एक जगह बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, ठीक है, वो कुछ ट्रैफिक रिलेटेड उनसे डाटा कलेक्ट हो रहा है, तो वो हो जाएगा आपका नॉन पर्सनल डाटा। तो ये आपका पर्सनल और नॉन पर्सनल डाटा का बेसिक डिफरेंस है। जो ये पीडीपी बिल है, ये पहली बार लाया गया था 2019 में, और फिर उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को उसको रेफ़र किया गया था, एंड इसलिए फिर अब ये 2019 में का ये बिल आ रहा है, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल फाइनलाइज कर दिया गया है बाय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़। अगर हम डाटा प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो डाटा प्रोटेक्शन कोई भी पॉलिसी हो सकती है या प्रोसीजर हो सकता है जिससे कि हमारा और आपका जो डाटा है उसको सेफगार्ड किया जाता है, और साथ में हमारी जो प्राइवेसी है उसको भी सेफगार्ड किया जाता है। और साथ में ये भी ध्यान दिया जाता है कि हमारा जो डाटा है उसको मैनिपुलेट ना किया जाए, उसको करप्ट ना किया जाए, और अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना किया जाए। मतलब कि हमारी प्राइवेसी है, हमारा जो डाटा है वो हमारा राइट है। तो ध्यान, ये बिल जो है ये बेसिकली ध्यान देगा कि वो उसका अनऑथोराइज्ड यूज़ ना हो। अब बात है कि नीड क्या है ऐसे, ज़रूरत क्या है ऐसे डाटा प्रोटेक्शन बिल का। पहला तो कि ज़रूरत है कि हमारा जो डिजिटल इकोनॉमी है, हम जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमिकली भी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जो ऑनलाइन बिजनेस है या फिर B2C या C2C या B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑनलाइन या बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन, वो बढ़ रहा है, तो इसके कारण वो थ्रेट भी बढ़ रहा है। दूसरा कि डाटा जो है एक तरह का न्यू करेंसी या न्यू ऑयल है। मतलब कि अगर डाटा के थ्रू बहुत सारे बिजनेसेस ड्राइव हो रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं कि जो डाटा है उसको सेल करके, तो एक तरह का ये नया करेंसी है। मतलब कि अगर पता होगा कि किसी एक एरिया में स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे उस अनुसार बिजनेसेस अपने पॉलिसीज़ या एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल हुआ। तो इसलिए डाटा जो है एक तरह का नया करेंसी है। तीसरा कि टू प्रोटेक्ट डिजिटल सॉवर्निटी, मतलब कि जो भी ये गूगल जैसी कंपनीज़ है या अमेजॉन है, इनका ट्रांसनेशनल फुटप्रिंट है, यानी कि ये किसी एक देश में नहीं, इनका जो पूरा नेटवर्क है ये पूरे दुनिया में फैला हुआ है। तो इसलिए जो डिजिटल सॉवर्निटी है उसको प्रोटेक्शन के लिए भी ऐसे बिल की ज़रूरत है। चौथा है कि डिफाइनिंग एंटाइटलमेंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम राइट टू प्राइवेसी, मतलब कि हमें या आपको कुछ राइट्स हैं एज ए ह्यूमन बींग, उसमें से एक राइट है राइट टू प्राइवेसी, या फिर राइट टू बी फॉरगॉटन, मतलब जब हम चाहें तो हमको ये राइट होना चाहिए कि जो भी डाटा हमारा ऑनलाइन है वो डिलीट हो जाए। तो इस तरह के जो राइट्स हैं इसके लिए भी ज़रूरत है कि ऐसा कोई रेगुलेटरी बिल आए। नेक्स्ट है टू मीट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ डाटा प्रोटेक्शन, मतलब कि जो भी वर्ल्ड ओवर, मतलब कि EU हो गया, EU जैसे कंट्रीज़ अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग लॉज ला रहे हैं, तो ग्लोबल लेवल पे भी एक स्टैंडर्ड क्रिएट करने की ज़रूरत है। और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन अपने अपने कंज्यूमर्स, अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए बहुत सारे बिल्स ला रहे हैं, तो उसको इंडिया भी फॉलो कर सकता है और उससे सीख सकता है। नेक्स्ट है राइज इन डाटा कलेक्शन ड्यूरिंग पेंडेमिक। आपको पता है जैसे कोरोना हुआ, ठीक है, तो कोरोना में डिजिटल जो हमारा यूसेज था वो बहुत मल्टीफोल्ड बढ़ गया। जो जिस तरह के लिमिटेशन और बैरिकेडिंग हुआ देश के बीच में, स्टेट्स के बीच में, विद इन डिस्ट्रिक्ट, तो हमारा जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो बढ़ गया। तो इसलिए भी ज़रूरत है कि जो डाटा कलेक्शन है उस पर एक तरह का कंट्रोल रखे कि किस तरह के डाटा हमारे स्टोर हो रहे हैं। जो बच्चे हैं जो कि 18 से कम है और उनको कुछ आइडिया नहीं है, उनके डाटा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो इसलिए भी डाटा प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिक्स्थ है कि जो साइबर क्राइम्स हैं वो बढ़ रहे हैं, और साथ में जो सोफिस्टिकेशन है, मतलब कि साइबर फ्रॉड हो गया या फिर आपका ब्लैकमेलिंग हो गया ऑनलाइन, या फिर वानाक्राई जैसे एप्लीकेशंस हो गए जो कि बच्चों को हर्ट करते हैं। तो इस तरह के जो नए नए थ्रेट्स हैं, जो नए थ्रेट्स इमर्ज कर रहे हैं, उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम डाटा प्रोटेक्शन पर ध्यान दें। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के लिए भी बहुत सारे थ्रेट्स इमर्ज कर रहे हैं ड्यू टू डाटा प्रोटेक्शन बिल, और उसको देखिए, जैसा मैंने इंग्लिश में बताया, एक बार मैं हिंदी में बता देती हूँ कि जो बेसिकली जो चैलेंजेस हैं वो वर्ल्ड ओवर नहीं, इंडिया के लिए भी
इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर डाटा संरक्षण की आवश्यकता के बारे में बात हो तो इसमें पहला है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की परिवर्तनकारी क्षमता का दोहन, यानी कि इकोनॉमिकली जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं। दूसरा, नई मुद्रा के रूप में डाटा, मतलब न्यू ऑयल जो है, डाटा जिस तरह से न्यू ऑयल बन रहा है। तीसरा है कि डिजिटल संप्रभुता, यानी कि डिजिटल सॉवरेनिटी। चौथा है आपका निजता के अधिकार से अपेक्षित पात्रताओं को परिभाषित करना। डाटा संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों को प्राप्त करना, मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे इंडिया होना चाहिए। हम लोग का देश आगे बढ़ रहा है तो जरूरी है कि हमारा जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ हो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का हो। उसी तरह महामारी के दौरान, मतलब पैंडेमिक के दौरान जो जिस तरह से डाटा का स्टोरेज यूसेज बढ़ गया, फिर लास्टली की जो साइबर अपराधों का बढ़ता परिष्करण, इस कारण से मतलब कि साइबर थ्रेट्स, जो साइबर रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं उस पे। तो इस तरह से हमने समझा क्या चैलेंजेस हैं। अगर हम भारत के बारे में देखें तो भारत के लिए भी बहुत सारी चैलेंजेस इमर्ज कर रहे हैं। वो क्या क्या चैलेंजेस हैं? पहला तो कि जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और नए नए तरह के ब्लॉकचेन हो गया या फिर आपका क्रिप्टो करेंसी हो गया, तो इस तरह के नए नए जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके अनुसार हमारा जो लॉ है वो पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे है, बहुत बैकवर्ड है, गैप है जो रिक्वायरमेंट है और जो अवेलेबल रेगुलेशन है उसके बीच में। तो जरूरी है कि हम अपने लेजिस्लेशन को अपडेट करें जो नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके अनुसार। दूसरा कि इंडिया लैक करता है कैपेबिलिटी फॉर डाटा लोकलाइजेशन, मतलब कि हमारा और आपका डाटा पता चला अमेरिका में स्टोर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा डाटा है वो अमेरिका क्यों जाएगा या किसी और देश में, चाइना में क्यों जाएगा? तो जरूरी है कि जो हमारा डाटा है वो हमारे देश में रहे, हमारी गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसे यूज़ करे, लेकिन कोई और देश उसे मिसयूज़ या फिर नॉर्मली स्टोर ना कर सके। तो डाटा लोकलाइजेशन के लिए भी। तीसरा है कि मल्टीपल प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि प्राइवेट प्लेयर भी उतने इन्वॉल्व हैं। तो हर एक तरह से जरूरी है कि जिस तरह से डिजिटल मूवमेंट हो रहा है, हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उस अनुसार हमारा रेगुलेशन भी डेवलप करे। चौथा है कि जो जिस तरह का वॉल्यूम, मतलब कि जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी टाइप का डाटा बन रहा है इन टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन वर्ल्ड, तो ज़रूरी है कि जो डाटा रिकॉर्ड्स है उस पर अच्छे से कंट्रोल हो। लास्ट पॉइंट है कि जो सर्वे भी हो रहे हैं और जिस तरह के नए नए रैंसमवेयर मालवेयर इमर्ज कर रहे हैं, तो इसलिए भी ज़रूरी है कि डाटा जो भी है वो प्रोटेक्ट किया जाए, नहीं तो और ज़्यादा ऐसे थ्रेट्स बढ़ेंगे। अगर डाटा प्रोटेक्शन इन इंडिया का बात करें तो इंडिया के पास कोई डेडिकेटेड लीगल फ्रेमवर्क अभी तक नहीं है। राइट टू प्राइवेसी जो है, वो जो जजमेंट आई थी आपकी जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी का, उसमें बात हुई थी कि आर्टिकल 21 में दिया गया है आपका राइट टू प्राइवेसी। उसके अलावा जो एक रेगुलेशन आपका आईटी एक्ट इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें बात की है डाटा प्रोटेक्शन के बारे में। उसके अलावा आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कॉपीराइट्स एक्ट्स हैं जो आपके डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन ये बहुत फ्रैगमेंटेड है, कोई एक यूनिफाइड लेजिस्लेशन की कमी है। तो इस तरह से हमने समझा डाटा प्रोटेक्शन इंडिया में। यही मैं अगर हिंदी में बोलूँ इसका चैलेंजेस, जब आप चैलेंजेस के बारे में बात करते हो तो पहला आपका यही होगा कि भारत में डाटा और निजता के संरक्षण से संबंधित कोई व्यापक कानून नहीं है, जैसा मैंने कहा। दूसरा कि डाटा का स्थानीयकरण यानी कि लोकलाइजेशन, डाटा लोकलाइजेशन जरूरी है। तीसरा कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो जिस तरह आगे बढ़ रही है तो उनमें उनके भी जो डाटा प्रोटेक्शन है, उनका भी जो डाटा है या वो जो डाटा कलेक्ट करती है उनको भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी संचालित विश्व में डाटा की सत्यता और मात्रा के कारण, मतलब जिस तरह से जिस वॉल्यूम और अलग अलग तरह के डाटा क्रिएट हो रहे हैं उसके बारे में। और लास्टली कि जिस तरह के नए नए थ्रेट्स इमर्ज कर रहे हैं, जैसे मालवेयर्स हो गए या रैंसमवेयर हो गए, वानाक्राई जैसे एप्लीकेशंस हो गए जो कि बच्चों के लिए थ्रेट्स हैं। तो ये हमने समझा चैलेंजेस। अब भारत में डाटा संरक्षण के बारे में जब आप बात करोगे तो आप मेंशन करोगे कि हाल ही में निजता के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई, किसके अंदर? तो
एएस पुट्टस्वामी का जो केस था उसमें आर्टिकल 21 के अंदर माना गया। दूसरा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43A इसको आप मेंशन कर सकते हो। और तीसरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम जैसे अन्य अधिनियम भी हैं, लेकिन ये फ्रैगमेंटेड है, मतलब कि इसमें यूनिफाइड एक नहीं है। तो ये हमने समझा। अब आगे बढ़ गए। जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है ये जरूरी है जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है कि हम, क्योंकि हम और आप जैसे लोग बहुत सारे जो डाटा है वो जनरेट करते हैं, और जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो जरूरी है हमारे समय में। तो इस तरह से हमने समझा जो भी चैलेंजेस हैं और जो वे फॉरवर्ड हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।